Hello everyone, welcome to AI lecture series. This is lecture number 13. In the previous lecture we saw minimax search and alpha beta pruning. So we saw by using alpha beta pruning we can improve the search. We can do the search in more quick way. But even alpha beta pruning भी अगर हम करेंगे तो इतनी ज़्यादा सर्च हमें क्योंकि कहीं ना कहीं लीफ तक जाना पड़ेगा, लीफ नोड्स तक जाना पड़ेगा, तो इतना हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता. सो वी सी हियर there are some more strategies are here we'll see here which improves the search like minimax तो हमने देख चुके लास्ट लेक्चर में. then we have something called as evaluation functions learning. तो evaluation functions से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है इससे हम सर्च को कट ऑफ कर सकते हैं. वी कैन कट ऑफ द सर्च. एकदम और डीप में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं. इवेल्यूएशन फंक्शन क्या करेगा, इट विल इवेल्युएट द वी कैन से द वैल्यू ऑफ द नोड एट पर्टिकुलर पॉइंट. अगर उसकी उस पर्टिकुलर उस पर उसकी वैल्यू अच्छी है तो उसको आगे सर्च करेगा, अदरवाइज उसको वहाँ से कट ऑफ कर देगा. देन अल्फा बीटा प्रूनिंग वी आर ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस लेक्चर. तो इट टुक अराउंड 16 years टू कम टू दिस टेक्निक. देन वी हैड ट्रांसपोजिशन टेबल्स इन 1967. तो ट्रांसपोजिशन टेबल में क्या है कि हम लोग एक पर्टिकुलर सपोज हमने किसी प्लेयर ने मूव वन, सपोज प्लेयर वन ने अपने कोई पीस आगे मूव किया, दूसरे ने मूव किया, ठीक है. तो दे गॉट सम स्टेट, सपोज वी गॉट स्टेट वन, ठीक है. देन वही स्टेट कोई और मूव से भी अगर अचीव होता है, कोई और मूव से भी सेम स्टेट अचीव होता है, तो हम ये दोनों का अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, एक ही एंट्री करेंगे, बिकॉज फाइनली वी आर गेटिंग द सेम स्टेट. तो ट्रांसपोजिशन टेबल से क्या है, we have the same state irrespective of what moves we take. तो हम दो एंट्री नहीं करेंगे, एक ही एंट्री करेंगे. इसके लिए तो क्या होगा, टेबल हमारा छोटा हो जाएगा. देन वी हैव इटरेटिव डीपनिंग DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इटरेटिव डीपनिंग, ये भी 1975 में दिस केम. देन वी हैड एंड गेम डेटाबेसेस एंड सिंगुलर एक्सटेंशंस. सो एंड गेम डेटाबेसेस में क्या है कि वी हैव सम डेटाबेसेस, उसमें एंड गेम एंड की तरफ आता है, इफ द गेम इज टुवर्ड्स द एंडिंग स्टेजेस, तो क्या क्या खेलेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि वी कैन विन. तो चेस के लिए भी ऐसा किया हुआ है कि 5 या 6 या 4 पीसेस अगर एंड में बचेंगे तो व्हाट आर द मूव्स विच विल लीड टू विनिंग, ठीक है. विन कैसे करेगा. देन वी हैव सिंगुलर एक्सटेंशंस, या हम बोलेंगे किलर मूव्स. तो वो पर्टिकुलर स्टेट से व्हाट आर द वेरियस किलर मूव्स, कौन से किलर मूव्स हैं, ठीक है. देन वी हैड पैरेलल सर्च. तो विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मशीन्स, फास्ट मशीन्स हमारे पास आ गए, मल्टी कोर मशीनरीज हमारे पास सिस्टम्स आ गए, तो उससे क्या होगा, वी कैन डू पैरेलल सर्च. एक वक्त में हम पैरेलल सर्च रन कर सकते हैं. एंड वी हैव इम्प्रूव्ड सर्किटरीज. तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सर्च स्ट्रेटेजीज को और अच्छा इम्प्रूव करते रहे. एंड ऑफ कोर्स वी नो इन 1998 अराउंड a machine Deep Blue was made by IBM which defeated the Grandmaster Kasparov, ठीक है. तो ये सब सर्च स्ट्रेटेजीज उसके अंदर यूज किए गए थे. Now we see some stochastic games, means non-deterministic games. इसके पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किए थे, ओके, गेम सर्च के अंदर, तो वी कंसिडर डिटर्मिनिस्टिक गेम्स. तो उसके लिए मिनीमैक्स and alpha beta can be done. Now stochastic games में can we do minimax, because in case of stochastic games they outcome, जो stochastic game का outcome जो depend करता है वो luck पे भी depend करता है, skill पे भी depend करता है. Like a player is playing a game like here example is given backgammon game है, backgammon. तो backgammon यहाँ पे जो हम देख रहे हैं नीचे this board, what we have seen, ये board हमें दिख रहा है. तो in this particular game 2 डाइस थ्रो करना पड़ेगा उसे, ठीक है. ब्लैक और वाइट हमारे पास है, तो दे हैव टू थ्रो डाइस. वो डाइस खेलने के जो डाइस के आउटपुट क्या आ रहा है, इफ दे आर थ्रोइंग 2 डाइस, अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 2 से लेके 12 तक कुछ भी आ सकता है. उसके बाद उसको पता चलेगा क्या खेलना है. सो हियर अनसर्टेनिटी इज इंट्रोड्यूस. सो बैकगैमन हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, दिस गेम्स विच इन्वॉल्व डाइस थ्रो, सो एग्जाम्पल, सो दे आर कॉल्ड एज स्टोकेस्टिक गेम्स. तो backgammon is the example of stochastic game. So जो विनर जो गेम होता है ऑफ द गेम होता है, इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द स्किल बट ऑल्सो बाय द लक. उसे खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है, उसके पास स्किल्स बहुत हैं, मगर उसको जो चाहिए आउटकम डाइस में, भाई 2 और 5 आना चाहिए, या 1 और 2 आना चाहिए, या तो ये 6 या 6 आना चाहिए. ये अगर आएगा तो वो अच्छा खेल पाएगा, ठीक है ना.
तो वो डाइस का आउटकम क्या आता है इस पे भी डिपेंड करता है. तो इट्स नॉट ओनली स्किल बट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डाइस. The backgammon game, it starts with one of the player, white or black maybe, rolling the dice. So each player knows its legal moves. हर प्लेयर को पता है कि मेरे लीगल मूव्स क्या है, मगर वो लीगल मूव्स लेने के पहले उसे देखना पड़ेगा कि वो जो डाइस उसने रोल किया है, दो डाइस जो रोल कर रहा है, उसका आउटकम क्या है. जब तक वो करेगा नहीं उसे पता नहीं चलेगा. ठीक है. तो इसलिए क्या यहाँ पर ट्रबल है कि कोई भी इफ लेट अस एज्यूम मशीन इज प्लेइंग अ गेम अगेंस्ट अ ह्यूमन, तो मशीन जो है पूरी सर्च ट्री क्रिएट कैसे करेगा. उसको पता ही नहीं आउटकम क्या होने वाला है, उसके खुद के गेम का पता नहीं, सामने वाला क्या मूव लेना है उसे पता नहीं है. तो वी कैन नॉट क्रिएट अ सर्च ट्री विच वॉज क्रिएटेड इन द गेम लाइक टिक टैक टू. चेस और टिक टैक टू दे आर एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक गेम्स. तो उसमें हम सर्च ट्री पूरा क्रिएट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि आगे हम क्या मतलब व्हाट मूव्स टू टेक. बट हियर वी कैन नॉट हैव. ठीक है, ऐसा हम सर्च ट्री नहीं बना सकते एक केस में. तो अ गेम ट्री इन बैकगैमन मस्ट इंक्लूड चांस नोड्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड चांस नोड. अगर हम मैक्स और मीन नोड्स होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक गेम्स वी ओनली हैव मैक्स एंड मीन नोड्स, बट इन स्टोकेस्टिक गेम्स वी आल्सो हैव चांस नोड्स. तो चांस नोड्स हम देखेंगे. तो इसका जो ट्री बनेगा वो हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव एक्सपेक्टेड मिनीमैक्स वैल्यू. जैसे हम वहाँ पर मिनीमैक्स एल्गोरिथम वी कैलकुलेट द मिनीमैक्स वैल्यू, हियर वी गेट द एक्सपेक्टेड मिनीमैक्स वैल्यू फॉर ईच लीगल मूव. लाइक हम ये देखेंगे, ट्री देखेंगे. सो दिस इज द सर्च ट्री ऑफ स्टोकेस्टिक गेम्स. सो हियर फर्स्ट मैक्स. ठीक है ना. अब मैक्स को स्टार्ट करना है तो मैक्स देखेगा कि वो उसे क्या मतलब क्या मिलेगा, मतलब वो डाइस थ्रो करेगा तो व्हाट इट विल गेट, दिस वेदर इट विल दिस वन, ये मिलेगा. जैसे अगर दो डाइस अगर थ्रो करेगा तो 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है, 1-3 भी आ सकता है. सो देयर आर 36 सच कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो ये देखो, ये ना यहाँ पे 1-1 1-2 1 ऐसा करते करते लास्ट में 6-6. सो देयर आर 36 सच पॉसिबिलिटीज. तो क्या करेगा ये चांस नोड, दिस इज द चांस नोड. ये चांस नोड के बाद फिर वो देखेगा, फिर मीन खेलेगा. तो मीन के लिए भी सेम. अगर सपोज इफ द मैक्स हैज प्लेड दिस, अगर मैक्स ने ये मूव लिया है, ठीक है, अगर उसको ये मिलने के बाद ये मूव लिया है, तो यहाँ से फिर 36 नोड्स आएंगे और उसके बाद मीन डिसाइड करेगा कि मैं ये 36 में से कौन सा मूव लूंगा. एंड देन फाइनली दिस सर्च ट्री इज क्रिएटेड. सो देन फाइनली वी गेट द टर्मिनल स्टेट. तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर मिनी मैक्स एल्गोरिथम से कंपेयर करेंगे तो यहाँ मैक्स और मीन नोड्स के साथ इन केस ऑफ स्टोकेस्टिक गेम्स वी आल्सो हैव अ चांस नोड. सो देयरफॉर व्हाटएवर आउटपुट वी गेट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड मिनीमैक्स हमको जो मिलेगा. ठीक है. So this is how we have the search tree in case of stochastic games. Now we consider partially observable games. The very first is Kriegspiel, which is actually partially observable chess. So a normal chess game is actually deterministic and fully observable game. ठीक है. हम जो मूव लेंगे हमें पता है कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, and we can see our pieces as well as opponent's pieces. नो क्रिक्सपियल इज अ वेरिएंट ऑफ चेस. ठीक है. ये एक अलग तरह का चेस खेला जाता है. डिटर्मिनिस्टिक है बट पार्शियली ऑब्जर्वेबल. इट इज़ नॉट फुल्ली ऑब्जर्वेबल. ये डिफरेंस है कि नॉर्मल चेस इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल बट क्रिक्सपियल इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल. व्हाट आर द रूल्स. इसमें रूल्स क्या है कि वाइट एंड ब्लैक ईच सी अ बोर्ड कंटेनिंग ओनली देयर ओन पीसेस. तो वाइट और ब्लैक जो है ना, दे आर ओनली एबल टू सी देयर ओन पीसेस. वो ओपोनेंट के पीस नजर नहीं आएंगे. सपोज इफ आई एम प्लेइंग द चेस और मेरे वाइट पीसेस है तो मैं से अपने पीसेस देख सकता हूँ बोर्ड पर, वो ब्लैक के पीस मुझे नज़र नहीं आएंगे और ब्लैक वाले को मेरे पीस नज़र नहीं आएंगे. तो रेफरी जो है, सेकंड उसके रूल क्या है कि रेफरी रहेगा, वो दोनों के पीस देख सकता है और वो पीरियोडिकली अनाउंसमेंट्स में करता रहेगा, जो भी इट विल मेक अनाउंसमेंट्स विच इज़ हर्ड बाय बोथ द प्लेयर्स. नाउ सपोज वाइट को भी स्टार्ट करना है गेम, तो वाइट जो है अपने पीस को मूव करेगा और रेफरी जो है वो बताएगा कि ये मूव लीगल है कि नहीं है. क्योंकि अगर सपोज उसने आगे मूव किया और वहाँ पर ब्लैक का पीस पहले से रहेगा तो वो तो ले नहीं सकता, उस मूव को ले नहीं सकता वो. तो रेफरी विल प्रपोज वेदर ही कैन और दैट पर्टिकुलर मूव कैन बी टेकन और इट इज़ इलीगल. देन इससे क्या होगा, एक्चुअली वाइट जो है ये जो भी अपने बार बार अपने मूव लेता रहेगा तो उसे जो भी इलीगल की जो सिग्नल मिल रहा है रेफरी से, तो वाइट जो है इट कैन नो द पोजीशंस ऑफ ब्लैक पीसेस. वो बार बार जो लीगल मूव्स ले रहा है
अगर वो मान लो रेफरी बोला कि इलीगल मूव है, तो वाइट नोज गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पीसेस ऑफ ब्लैक। तो और रेफरी जो है वो भी पीरियोडिकली अनाउंसमेंट करता रहेगा, जो स्टेट ऑफ द गेम पीरियोडिकली, अगर चेकमेट है तो वो बोलेगा कि भाई चेकमेट हो गया है। तो ये सब अनाउंसमेंट इज मेड बाय द रेफरी पीरियोडिकली। Now, going by the laws of Kriegspiel, it seems very difficult for computers to be able to play this game, है ना। इतने सारे ऐसे रूल्स है उसके कि हम देखेंगे कि it would be difficult for computer to play this game, but we have some strategies by which we can make it playable for computers also. तो ये strategy के अंदर हम क्या देखेंगे पहले, first of all we look at a set of all logical possible board states which are called as the belief state. belief state यहाँ पर क्या रहेंगे, जो भी जैसे सपोज वाइट इज कंप्यूटर इज प्लेइंग विद रिस्पेक्ट टू वाइट पीसेस, तो उसे जो भी लीगल इलीगल मूव्स जो उसको सजेस्ट कर रहा है रेफरी, तो वो जितने भी इलीगल मूव्स उसको पता चल रहे हैं, तो उसको पता है कि भाई यहाँ पर जो है ब्लैक के पीसेस रहेंगे, तो वो एक बिलीव स्टेट मेंटेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू दोज पर्टिकुलर परसेप्ट्स जो उसे रेफरी के थ्रू मिल रहे हैं। तो उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करेगा बिलीव स्टेट की, और उसको ट्रैक करता रहेगा, और वो उसके पास एक एस्टिमेट बनाता रहेगा, ठीक है। एज द गेम प्रोग्रेसेस द प्रॉब्लम उसको एक मतलब एक स्टेट एस्टिमेशन बना के चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्रिगबिल स्टेट एस्टिमेशन इज वी कैन से पार्शियली ऑब्जर्वेबल नॉन डिटरमिनिस्टिक फ्रेमवर्क वाला पार्ट हो जाएगा। तो वाइट की जो भी मूव्स होंगे, द रिजल्ट्स ऑफ वाइट मूव्स आर कंपोज्ड ऑफ predictable outcome of white's own moves and unpredictable outcome of black's reply, ये होगी। तो यहाँ पर for Kriegspiel winning strategy या फिर हम guaranteed checkmate is that for each possible percept sequence leads to an actual checkmate for every possible board state in the current belief state। यानी जो current belief state है, तो वो current belief state को लेकर वो एक strategy तैयार करेगा which would of course lead to a winning strategy or we can say a checkmate strategy, कि वो belief state से वो कैसे अपने गोल पर रीच करेगा। जैसे इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में, इसके कुछ लेक्चर्स के पहले हमने देखा था, वो प्रॉब्लम था वैक्यूम वर्ल्ड वाला विथ डिटर्मिनिस्टिक एक्शन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन के साथ भी देखा था हमने, सेंसरलेस प्रॉब्लम भी देखा था। सो दिस इज सिमिलर टू दैट सेंसरलेस प्रॉब्लम। तो जैसे हम सेंसरलेस प्रॉब्लम के साथ भी वैक्यूम वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन डू द सेम थिंग इन क्रिगस्पिल। नेक्स्ट वी कम टू कार्ड गेम्स। नाउ कार्ड गेम्स जो है दे आर स्टोकेस्टिक पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी गेम्स, बिकॉज अगर जो भी कार्ड गेम्स खेलते हैं वेदर 2 प्लेयर और 4 प्लेयर, तो जो प्लेयर खेलता है उसको अपने कार्ड्स विजिबल होते हैं, और जो दूसरों के पास कार्ड्स होते हैं वो उसे पता नहीं होते, एंड देन जो बाकी जो कार्ड्स जो बचे हैं डेक पर वो भी पता नहीं होते कौन से कार्ड हैं। एंड द नेक्स्ट मूव ऑफ द प्लेयर, जो अगला मूव प्लेयर लेने वाला है ना, वो उसे पता नहीं, बिकॉज कि उसके पास जो कार्ड्स है, ठीक है, तो इसके अलावा वो कार्ड जो ड्रॉ करेगा उसको पता नहीं कौन सा कार्ड उसके हाथ में आएगा। सो व्हेनेवर दैट पर्सन ड्रॉज अ कार्ड, तो जो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो उसे रैंडमली मिल जाती है, ठीक है। तो दिस गेम्स, इसके एग्जांपल्स है ब्रिज गेम्स है, हार्ट्स है और पोकर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ ये गेम जो है हमें लगता है कि इट इज सिमिलर टू डाइस गेम्स, मगर इससे थोड़ा ऐसा नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, वी विल यूज एन एल्गोरिथम, वी कैन कंसिडर एन एल्गोरिथम considering all the possible deals of the invisible cards and then solve each one as if it were fully observable game। यानी डील किसको बोलेंगे, जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं गेम स्टार्ट होने के पहले, वो डील्स उसे कहते हैं। तो इफ़ देयर आर 2 प्लेयर्स और अगर वो आपस में सपोज दे आर प्लेइंग विद 6 कार्ड्स, तो 6 कार्ड्स वो जो जितने भी कार्ड्स है 52 कार्ड्स में से कौन से 6 कार्ड्स आएंगे, तो देयर आर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल डील्स, है ना। किसको क्या मिलेगा वी कांट से अबाउट दैट, ठीक है। 52 कार्ड में से 6 ये ले रहा है, 6 वो ले रहा है, तो कोई भी 52 आ सकता है। सो वी कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल डील्स। तो खैर वी कैन यूज एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यूज कर एक कंसिडर कर सकते हैं कि जितने भी कार्ड्स विजिबल नहीं है उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और उसको जो है हम क्या करेंगे, उसको एवरेज करेंगे कि जो भी पॉसिबल डील हो सकती है उसको हम एवरेज
एक बेस्ट आउटकम करेंगे, मतलब निकालेंगे एवरेज करके क्या क्या डील हो सकती है। अब ये एवरेज डील करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज मॉन्टे कार्लो अप्रोक्सीमेशन इज यूज। So Monte Carlo approximation is used for large number of, if we have large number of possibilities, तो उसका हम एक रैंडम सैंपल लेने के लिए we use Monte Carlo approximation. So एक बहुत जगह this is even used in machine learning, Monte Carlo approximation. So we will use that particular approximation और हम क्या करेंगे, क्या आउटकम हो सकता है पॉसिबल, इतने सारे में से कौन सा ज़्यादा, मतलब हम कौन सा भी एक रैंडम सैंपल चूज, कुछ रैंडम सैंपल चूज करेंगे। लेट अस assume we take n number of deals from all these particular approximations, and then उसके बाद वो पर्टिकुलर में एस्टिमेट करेंगे कि क्या आउटकम हो सकते हैं और एंड हाउ टू go about the particular game, how to win the game. So now we'll see state of art game programs. So AI researchers, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च इस बात पर किया भाई, that to make some computer programs which would be able to play against humans, और ख़ास तौर पे चेस। तो for playing those games intelligence is required. So if a computer is able to play chess and defeat any human, then हम बोलेंगे it is having intelligence. So the very first computer program to defeat a human was the Deep Blue, which we are going to study now. So Deep Blue, it created a history by defeating Grandmaster Garry Kasparov in 1997. So Deep Blue जो है ये सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसने ह्यूमंस को हराया, और that was Garry Kasparov, the grandmaster of that time. So what were the configuration of Deep Blue? So Deep Blue, it ran on a parallel computer with 30 IBM RS6000 processors which were doing alpha beta search, and there are 480 customized VLSI chess processes which performed move generation and move ordering, and then it went to even evaluate the leaf nodes. And here we can see Deep Blue searched about 30 billion positions per move, यानी इतने सारे पोजीशन वो सर्च कर सकता था, और वो जो डेप्थ तक 14th डेप्थ, मतलब 14 डेप्थ तक जा सकता था कि इतने सारे मूव्स करने के बाद 14th डेप्थ इट वाज एबल टू रीच अप टू 14th डेप्थ रूटीनली। एंड इसके जो इवैल्यूएशन फंक्शन था, इवैल्यूएशन फंक्शन इज यूज्ड टू डू द सर्च कट ऑफ, इट हैज about 8,000 features, and there was a opening book of about 4,000 positions, and start करेंगे गेम तो कैसे स्टार्ट करेंगे, and there was a database of about 700,000, that's 7 lakh grandmaster games जिससे वो रिकमेंडेशन लेता था। and then finally इसके पास एक एंड गेम डेटाबेस था बहुत बड़ा, उसमें सॉल्व किया हुआ था कि अगर सपोज इफ देयर आर 5 पीसेस अराउंड, तो वो 5 पीसेस से हम कैसे जीत सकते हैं, हाउ टू विन द गेम बाय यूजिंग दोस 5 पीसेस एंड और मे बी अराउंड 6 पीसेस। तो वो डेटाबेस भी डीप ब्लू के पास था, एंड विद द 6 गेम्स डीप ब्लू वन 3, Kasparov won 2, and one ended in a draw. So the chess game, the Deep Blue defeated Kasparov 3.5 to 2.5. Apart from Deep Blue, there were also programs Hydra and Ripka. So Hydra runs on 64 processor cluster with 1 gigabyte per processor with a custom hardware in the form of FPGA chips. So Hydra also reached about 200 million evaluations per second, which was same as Deep Blue, but Hydra reaches about 18 plies deep. वो 14 तक जाता था, ये 18 तक जाता है Hydra, because of the aggressive use of two properties, as null move, heuristic and forward pruning. तो Hydra भी था। then इसके बाद Ripka, and we can say Ripka is the strongest computer player, chess computer player. So Ripka is the winner of 2008 and 2009 World Computer Chess Championships. It uses off-the-shelf 8-core 3.2 gigahertz Intel processor. The main advantage Ripka का क्या था? It was its evaluation function, and this was tuned by, made by its main developer as well as 3 other grandmasters. So apart from Deep Blue, we also have 2 more programs, computer programs, which are superior, okay, which can play better than humans. Then we have checkers.
So a computer program was made which was able to defeat humans in the game of checkers. So Jonathan Schaffer and colleagues developed the Chinook game, which played the checkers. It was able to run on regular PCs. So Chinook defeated the long-running human champion in 1990, and since 2007, Chinook was able to play perfectly by using alpha beta search combined with database of 39 trillion endgame positions. And then apart from checkers, we also had Othello, which is also called as Reversi. So now this Othello as well as checkers game, they are not much complex as compared to chess game. So here also in this case, Othello is also called as Reversi game. It required small search space because it was hardly at 5 to 15 legal moves, and the evaluation activities had to be developed from scratch. So we have a Logistello program which defeated the human world champion 6-0. Now it is considered that humans are no match for computers at Othello game. Now, as we had already discussed the backgammon, so most of the work on backgammon was in improving the evaluation function. So Gerrit Tesaro combined reinforcement learning as well as neural networks to develop a remarkably accurate evaluation function. So because of development of this particular function, TD Gammon was developed, and it was enough. It was very much competitive, and it was able to play against the top human players. So after developing the chess program, the next challenge for AI researchers was to develop a program to play Go game. Now Go game is a very challenging game because the board size itself is of 19 by 19. Of course there are other variants, 9 by 9 का board होता है, 13 by 13 का भी होता है, but 19 by 19 board के लिए it is of course a challenging thing because इसमें branching factor 361 का होता है. तो अब इसके लिए अल्फा बीटा सर्च एक ज़बरदस्त मतलब चैलेंज हो जाएगा इसे बनाने के लिए. और इवन it is difficult to write the evaluation function because control of territory is often very unpredictable until the end game. Some of the programs, जैसे कुछ programs बने थे मोगो, ये अल्फा बीटा सर्च अवॉइड करते हैं बिकॉज यहाँ ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है. तो अल्फा बीटा के लिए वी हैव टू रीच टू पर्टिकुलर ब्रांचिंग. एंड तो इसमें क्या यूज़ किया, वी यूज़ मॉन्टे कार्लो रोल आउट्स आर यूज्ड. तो द ट्रिक इज टू डिसाइड what moves to make in the course of the rollout. There is no aggressive pruning, all moves are possible. So what this program makes some random moves in the first few iterations. पहले कुछ iteration में random move लेगा और जैसे ही गेम आगे बढ़ेगा तो सैम्पलिंग प्रोसेस क्या करेगा, it will guide the sampling process to prefer the moves that lead to wins in previous samples. और कुछ ट्रिक्स जैसे knowledge based rules that suggest particular moves whenever a given pattern is detected, and limited so local search to decide tactical techniques were also used. Now even in some techniques, we also use some special techniques from the combinational game theory to analyze the game, analyze end positions. So of course a program was developed which was able to defeat humans at this Go game also. Next is the bridge game. So it is a card game of perfect information. So to develop a program to play bridge game, तो इसमें क्या था, optimal play is in partially observed games like bridge can include. तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, कम्युनिकेशन एंड केयरफुल वेइंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो ये सब टेक्निक्स यूज किए गए एंड which have because of this program called as Bridge Baron program was developed, which won 1997 Computer Bridge Championship. Then apart from this, a program GIB program was also developed, which won the 2000 Computer Bridge Championship. It used the Monte Carlo method. Monte Carlo method इसमें यूज किया गया था. तो the GIB's major innovation is using explanation based generalization to compute and cache general rules of optimal playing in various standard classes of situations. So even a computer program was developed to play the bridge game, and it was able to defeat the humans. Next is the Scrabble game.
So Scrabble game is both partially observable and stochastic. So in this game, a player has to make the words with some blocks. So a player doesn't know what letters the other player has and what letters be he would draw next. तो उसे क्योंकि draw करना पड़ता है, letters draw करके वो board पे place करना पड़ता है, and they have to make words. So playing Scrabble combines the difficulties of backgammon and bridge game. But in 2006, a program called as Quackle program defeated the former world champion. So these were some of the games which we have discussed here. So that's all for today's lecture. Thanks for watching.